नमस्कार, लाइव वायर की खबर अब तक के इस अंक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिपन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आई नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा बोले, कुछ लोग जम्मू कश्मीर में शांति व विकास से खुश नहीं, पर सुरक्षा बल है पूरी तरह चौकस और सावधान। कालाकोट में पानी में डूबने से प्राण गंवाने वाले 2 भाइयों के घर पहुंचे रविंदर राणा, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। जिला कठुआ के महानपुर में मंदिर में हुई तोड़फोड़ को लेकर आशा बजरंग दल का प्रदर्शन, सरकार का पुतला फूंक जताया रोष। और धर्म प्रचार सेवा मंडल संस्था हनुमान मंदिर मांडा में करवाने जा रही डोगरी रामकथा, सभी श्रद्धालुओं से बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। अब खबरें विस्तार से। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज यहां शेरे कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में जिला न्याट योजना का शुभारंभ करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर अब समग्र और समावेशी विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर है। आने वाले समय में विकास और निवेश के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर इस देश में अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श प्रदेश होगा। वहीं कश्मीर में G20 सम्मेलन भी होने जा रहा है, जिससे कि यहां निवेश को ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी हस्तक्षेप और सहयोग के साथ आज जम्मू कश्मीर जिला न्याट योजना पर काम कर रहा है और आने वाले 5 वर्ष के भीतर जम्मू कश्मीर न्याट के क्षेत्र पर एक बड़ी ताकत के रूप में सामने आएगा। वहीं प्रदेश में सुरक्षा परिषद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहां बदलते हालात से अधिकांश लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन कुछ तत्व यहां शांति और खुशहाली के बहाल होते माहौल को हताश हो चुके हैं। वहां पर्यटन और कारोबार को भी फलता फूलता नहीं देख सकते। यही तत्व यहाँ पर हालात बिगाड़ने का प्रेरित करते रहते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग चाहते हैं कि सुरक्षा बल और उकसाकर किसी गलती के लिए मजबूर किया जाए, ताकि कश्मीर में एक बार फिर से गली बाजारों में सिलसिलेवार हिंसकों प्रदर्शनों को शुरू किया जा सके। वहीं हमारे सुरक्षा बल पूरी तरह चौकस और सावधान है। वे यहाँ बदलते हालातों को देखते हुए सामान्य हालत की प्रक्रिया को और मजबूत बनाने व शांति में खलल डालने वाले तत्वों को नाकाम बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करेंगे। तभी हो सकता है जब शांति रहेगी। ये बात जहन में बैठा लीजिए। दुनिया के किसी इलाके में शांति के बिना विकास नहीं हुआ है। कुछ लोग हैं जो कोशिश लगातार कर रहे हैं, उनको ये बात पसंद नहीं है कि यहाँ टूरिज्म कैसे बढ़ रहा है, यहाँ इंडस्ट्री कैसे आ रही है, यहाँ की आर्थिक स्थिति कैसे सुधर रही है, लोगों के जीवन में बदलाव कैसे हो रहा है। मुझे लगता है कि सभागार में बैठे आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, समाज को भी इसके लिए आगे आना होगा। हमारे सुरक्षा बल निश्चित रूप से लगातार मेहनत से काम कर रहे हैं सामान्य आदमी के जीवन की हिफाजत के लिए, और बार बार अनेक अवसरों पर हमने कहा कि हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है, गुनाहगार को छोड़ो मत और बेगुनाह को छेड़ो मत। उसी नीति पर हम चलेंगे। कुछ लोग उत्तेजित कर रहे हैं सुरक्षा बलों को, हमें उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई गलती हो जाए सुरक्षा बलों से, ताकि यहाँ की आवाम सड़क पर आ जाए। वो स्थिति हम नहीं आने देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो लक्ष्य तय किए जा रहे हैं, इसी में आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य है। कुछ लोग उत्तेजित कर रहे हैं सुरक्षा बलों को, हमें उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई गलती हो जाए सुरक्षा बलों से, ताकि यहाँ की आवाम सड़क पर आ जाए। वो स्थिति हम नहीं आने देंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो लक्ष्य तय किए जा रहे हैं, इसी में आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य है। मुझे लगता है कि एक नया जम्मू कश्मीर बनाने में आगे आइए और समाज में भी इस तरह की हलचल पैदा करने की जरूरत है। भाई, जब तक अमन चैन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, विकास का मंजर हम नहीं देख पाएंगे। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, ये केवल प्रशासन की और सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ के नागरिकों की भी जिम्मेदारी। कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं मित्र, जब हम संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और अर्थव्यवस्था
के मेल से तरक्की के नए शिखर पर पहुंचते हैं। अब सबको मालूम कि आने वाले साल में G20 का महासम्मेलन जम्मू कश्मीर को एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर प्रदान करने वाला है जब हम जम्मू कश्मीर की महान परंपरा पूरी दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकते हैं और यहां के प्रोडक्ट्स को एक नई पहचान भी हम दे पाएंगे। इसके लिए आप सभी का सहयोग आवश्यक है। राजौरी के काराकोट क्षेत्र के ब्लॉक मोगला में गांव गुंजरैल में पानी में डूबने से प्राण गंवाने वाले 2 सगे भाई अंश 9 वर्षीय और तथा वंश 10 वर्षीय के शोक संतप्त परिजनों से मिलने आज जम्मू भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राणा पहुंचे। उन्हें परिवार से मुलाकात कर इस घटना पर दुख जताया और परिवार के साथ संवेदना व्यक्त की। इस दौरान उन्होंने परिजनों को हर संभव सहयोग का भी भरोसा दिलाया। अंदर सर इधर आओ इधर आओ अंदर बहुत दुख है। जिला कठुआ के महानपुर में मंदिर में हुई तोड़फोड़ को लेकर आज राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई और सरकार का पुतला जलाकर भी रोष व्यक्त किया। बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी का कहना था कि पिछले 2 महीनों में कई जगह मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई हैं, पर किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उनका कहना था कि कठुआ के महानपुर में मंदिर में तोड़फोड़ कर हनुमान जी की मूर्ति को खंडित किया गया, पर 4 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही किसी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन के रवैये की निंदा की और जल्द इस मामले में कार्यवाही की भी मांग की। यूटी गवर्नमेंट हाय हाय यूटी गवर्नमेंट हाय हाय यूटी गवर्नमेंट हाय हाय यूटी गवर्नमेंट हाय नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे हिंदू आस्था के ऊपर प्रहार नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे हिंदुओं का शासकों पे जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम यूटी गवर्नमेंट हाय हाय 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 यूटी गवर्नमेंट हाय हाय। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है वो यूटी सरकार के खिलाफ है। जिस प्रकार से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर हिंदुओं की आस्था का केंद्र, हिंदुओं की आस्था का बिंदु जो मंदिर है, जो हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थान माना गया है, और उनके ऊपर लगातार हो रहे हमलों को लेकर आज हम सड़कों के ऊपर हैं। आज पूरा हिंदू समाज जो है वो सड़कों के ऊपर आने के लिए तैयार बैठा है, क्योंकि लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे मंदिरों को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। कश्मीर के अंदर 2 मंदिर तोड़े, रामबन के अंदर 2 मंदिर तोड़े, जो हमारे वासुकी देव नाग देवता है उनका मंदिर तोड़ा गया। उसके बाद जो है बाबा कालीवीर की मूर्ति और उनके साथ जो है मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई। अभी 3 दिन पहले महानपुर के अंदर जो कठुआ के अंदर है वहां पर एक मंदिर के अंदर जो है तोड़फोड़ की गई और हनुमान जी की मंदिर को मूर्ति को जो है वो खंडित किया गया। लेकिन 4 दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक कोई दोषी जो है पकड़ा नहीं गया। अरे इस मंदिर का क्या मैं कह रहा हूँ कि अभी तक जो 7 से 8 मंदिर 2 महीने के अंदर तोड़े गए हैं, किसी मंदिर का दोषी अभी तक जो है वो पुलिस की गिरफ्त के अंदर नहीं है। यह ढीला रवैया जो सरकार का है, केवल हिंदुओं के ऊपर जो है हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रहार हो रहे हैं और लगातार सरकार जो है वो सोई हुई है। आज हमने यूटी सरकार का पुतला फूका है और गवर्नर साहब को जगाने का काम किया है कि हिंदुओं को इस प्रकार से प्रताड़ित न किया जाए। हिंदुओं की आस्था के ऊपर प्रहार हो रहे हैं और गवर्नर साहब सोए हुए हैं। अरे लगातार जो है हिंदू प्रताड़ित हो रहा है, कश्मीर के अंदर हिंदू मारा जा रहा है, हर जगह हिंदू मारा जा रहा है और अब हिंदू के देवस्थानों के ऊपर हमला है और सरकारें सोई हुई। देखिए इसका गंभीर परिणाम जो है इन सरकारों को भुगतने पड़ेंगे। डोगरी भाषा को बढ़ावा देने के लिए धर्म प्रचार सेवा मंडल संस्था हनुमान मंदिर मांडा में डोगरी रामकथा का आयोजन करवाने जा रहे हैं। और इस बात की जानकारी एक पत्रकार वार्ता का आयोजन कर दी गई। इस अवसर पर बोलते हुए बताया गया कि ये आयोजन 16 जुलाई से 24 जुलाई रोज 3 बजे से 5 बजे तक इसका वाचन किया जाएगा। उन्होंने बढ़ चढ़कर श्रद्धालु से इसमें भाग लेने की अपील की। प्राचीन मंदिर
ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਮਾਂਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਤਰੀਕ ਥਮਾਂ 24 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਥਮਾਂ 5 ਰਾਮ ਕਥਾ जी डोगरी भाषा दे विच हुआ करती है। धर्म प्रचार सेवा मंडल ओदा ये एक लक्ष्य है कि अपने धर्म संस्कृति समाज ते देश की बढ़ोतरी किते काम करना। अज ये प्रेस वार्ता जी रखी गई है, यह रखी गई है कि अस मीडिया पासिया सबने की हथ बनिए धर्म प्रचार सेवा मंडल पासिया प्रार्थना करने कि रोजाना 3 थमां 5 बजे तक मांडा प्राचीन हनुमान जी मंदिर आओ ते राम जी की कथा सुनिए, सारे पुण्य दे भागी बनो। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित यही जपत पुरारी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम। भगत कबीर ट्रस्ट द्वारा आज मगवाली में दलितों के साथ हो रहे व्यवहार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि वहां दलितों के साथ कथित दुर्व्यवहार हो रहा है और उन्हें दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इस प्रकार की एक घटना 7 जून को हुई और इस मामले में फिर 17 जून को दर्ज की गई थी, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही और फिर अब कुछ अनजान लोगों के नाम दर्ज हैं। उन्होंने इस पूरे मामले में ठोस कार्रवाई की मांग की। और आज का जो प्रदर्शन किया जा रहा है, ये तमाम सामाजिक संगठन जो हैं मिलकर इस प्रदर्शन में शामिल हैं और हम सब लोग तट सतह से बिल्कुल स्ट्रांगली हम लोग गांव मगवाली के जो लोग हैं हमारे उनके साथ खड़े हैं। और जिस तरह से आपने देखा होगा कि इनका सोशल बाइकआउट किया गया है और तमाम तरह के वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने इन लोगों का बाइकआउट कर रहे हैं, मंदिरों में इनका बाइकआउट का अनाउंसमेंट्स किए जा रहा है, नाई इनके बाल नहीं काट रहा है और ट्रैक्टर इनका खेतों में जा रहा है तो उनको बाहर नहीं निकालने दिया जा रहा। पूरा का पूरा अपर कास्ट जो पूरा गाँव जो है इनको बोल रहा है कि अगर आप ट्रैक्टर हमारे गाँव में खेतों में आता है तो ट्रैक्टर को आग लगा देंगे हम लोग। और इस तरह से बिल्कुल खुले सांडों की तरह, खुले गुंडों की तरह ये लोग जो इन लोगों का बाइकआउट कर रहे हैं। और हम तमाम प्रोग्रेसिव लोग, तमाम अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन ये मांग करते हैं कि ऐसे लोगों के ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। और जिस तरह से ये जो वारदात हुई थी 7 जून की वारदात थी, लेकिन जो एफआईआर दर्ज की गई है वो 17 जून को एफआईआर दर्ज की गई है। ठीक है, आपने एफआईआर दर्ज की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एफआईआर के बीच में भी आपने बड़ी सारी धांधलियां कर दी हैं उन लोगों को बचाने के लिए। पुलिस ने क्या किया है, जो एफआईआर दर्ज किया उसमें अननोन का नाम दे दिया वहाँ पर और उसकी ब्रीफ हिस्ट्री के बीच में काफ़ी लोगों का नाम दिया है। भाई आपने अननोन लोगों का नाम कैसे दिया जब आपको पता है कि ये जो अग्रीव्ड जो लोग हैं वहाँ पर आपके पास आए हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों ने हमारे पर प्रताड़ित किया, अत्याचार किया और ये लोग बॉयकॉट कर रहे हैं। आपने नाम क्यों नहीं लिखे उनके, आपने अननोन के ऊपर आपने एफआईआर दर्ज कर दी है। पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का प्रदर्शन आज भी जम्मू में जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी करते हुए नाराजगी व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पिछले कई दिनों से वो अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं पर उनकी मांगों पर कोई गौर नहीं किया जा रहा। उन्होंने कहा कि काफी समय से उन्हें उनकी मांगों के लिए केवल आश्वासन मिल रहे हैं। उन्होंने इस पर नाराजगी जताते हुए जल्द उन्हें नियमित करने, उनका लंबित वेतन जारी करने, SRO 64 के लाभ देने और अन्य सभी मांगों को पूरा करने की मांग की और उनकी मांगे पूरी न होने पर प्रदर्शन जारी रखने की चेतावनी भी दी। कि आज पिछले 24 दिनों से पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट का हर एक जो एम्प्लॉय है, हर एक कार्यकर्ता जो है वो आज कामचोर हड़ताल के ऊपर है। आप देख रहे हो कि पिछले 24 दिनों के अंदर जम्मू शहर के अंदर ही क्या, अगर आप रूरल की भी बात करें तो कहीं 5 दिन के बाद पानी आ रहा है,
कभी 6 दिन के बाद पानी आ रहा है, लेकिन ये अंधी और बहरी गूंगी सरकार इसके कानों तक जू नहीं रह रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से प्रार्थना भी करना चाहता हूं और चेतावनी भी देना चाहता हूं कि बहुत जल्द अगर डेली वेजेस के लिए कोई परमानेंट पॉलिसी का प्रावधान नहीं किया तो आने वाले दिनों के अंदर जम्मू शहर के अंदर बहुत बड़ा जल सैलाब जो है वो पीएचई एम्प्लॉइज यूनाइटेड फ्रंट के जो कार्यकर्ता हैं इनका आने वाला है। आपने पिछली 29 जुलाई को देखा था, हमने केवल मात्र 4 डिवीजनों से अपने लोग बुलाए थे और तभी ब्रिज जो है ये लगभग 4 घंटों तक जाम रहा था और उसकी वजह से अगर जो भी प्रॉब्लम हुई होगी जम्मू की जनता को उसके लिए यूनाइटेड फ्रंट जिम्मेवार नहीं था, एलजी सरकार जिम्मेवार थी, क्योंकि एलजी सरकार हमें मजबूर कर रही है कि हम कड़े से कड़े जो है वो स्टेप उठाए, हम उग्र प्रदर्शन करें। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि अगले कुछ दिनों में पूरे 10 के 10 डिवीजनों से जितना भी हमारा 22,000 एम्प्लॉइज है वो जम्मू की सड़कों पर दोबारा उतरने वाला है और उसकी वजह से भी अगर जम्मू की सड़कें जाम होती है, चौक चौराहा जाम होता है, रेलवे स्टेशन जाम होता है, जहाँ एयरपोर्ट भी जाम हो सकता है, उसकी सारी की सारी जिम्मेवारी एलजी प्रशासन की होगी। अच्छा रहेगा कि बहुत जल्द हमारे लिए परमानेंट पॉलिसी का प्रावधान किया जाए, क्योंकि अब परमानेंट पॉलिसी के बगैर हमें कुछ भी जो है वो मंजूर नहीं है। परमानेंट पॉलिसी नहीं तो ये स्ट्राइक जो है काम छोड़ हड़ताल आगे बढ़ती जाएगी। उधमपुर जल शक्ति विभाग के अस्थायी कर्मचारी द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में किए जा रहा धरना प्रदर्शन आज भी जारी रहा। वहीं आज भी पीएचई यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले अस्थायी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई और सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए इस दौरान उनका कहना था कि अगर उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया तो वो कोई भी रणनीति अपनाने को मजबूर हो जाएंगे। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। चल रही है उसका 24 दिन में हो गया। ये स्ट्राइक तब तक जारी रहेगी जब तक एलजी प्रशासन हमारी 3 मुख्य डिमांडों पे अमल नहीं करते, उनको लागू नहीं करते, जिनमें मेन डिमांड रेगुलेशन पॉलिसी और दूसरे नंबर पे मिनिमम वेजेस एक्ट और तीसरे नंबर पे जो हमारा 70 महीनों का पेंडिंग वेजेस है। जब तक ये तीनों डिमांडें क्लियर नहीं होती ये लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई ना किसी लीडर की है, ना किसी एसोसिएशन की, ना ये फ्रंट की, ये लड़ाई हर डेली वेजर की है और हर डेली वेजर अपने बच्चों के लिए लड़ रहा है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं। तमाम सरकारों ने हमारे डेली वेजर का शोषण किया और बदुआ मजदूरों की तरह हमें इस्तेमाल किया। अब जब बदुआ मजदूरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी हम तब तक लड़ते रहेंगे जब तक हमारे बच्चों को इंसाफ नहीं मिलेगा। और आपके माध्यम से हर डेली वेजर को मेरा ये आह्वान है, ये लड़ाई आपके बच्चों की लड़ाई है। किसी लीडर या नेता के पीछे छुपने की जरूरत नहीं, बाहर निकले और अपने बच्चों के लिए हक मांगे। अपना हक जब तक मिलता नहीं तब तक इस प्रशासन को हम नाक में उसके धुआं देके रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 10 दिनों की स्कूल की छुट्टियों के बाद बच्चों का स्कूल का पहला दिन था। वहीं इसी को देखते हुए गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सोपोर ने गर्मियों के छुट्टियों के बाद स्कूल के पहले दिन अपने छात्रों का पूरा उत्साह के साथ स्वागत किया। इस दौरान छात्र और शिक्षक दोनों ही फिर से अपने स्कूलों में शामिल होने के लिए उत्साहित दिखे। So the perpendicular is and the base is a pillar. Yes, sir. Yes, sir. 80 chapters. Yes, sir.
तो ये पहला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज आज हम 10 डेज के बाद आ रहे हैं स्कूल और हम स्कूल को बहुत मिस कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि समर वेकेशन हमारी हुई बट उसमें थोड़ा सा इशू हुआ, ईद बीच में आई। सो अगर हमें थोड़ा और टाइम मिलता तो हम अपने गोल्डन के लिए प्रिपेयर कर पाते। ऐसे हमारा माइंड डाइवर्ट हुआ कि यहाँ से ईद भी थी, यहाँ से तो हम ईद की प्रिपरेशन में लगे तो हम अपनी स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पाए। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी समर वेकेशन थोड़ी और डेज होनी चाहिए थी ताकि हम अपनी स्टडीज़ पे फोकस करते। एंड जो हमारे डायरेक्टर साहब ने हमें डायरेक्शन दी है असेंबली के लिए, माशाल्लाह वो हमारे टीचर्स ने अडॉप्ट किया, सब कुछ हमारी सारी नेसेसिटीज फुलफिल की है। का पहला दिन है और हम देख रहे हैं कि हमारे स्कूल में उसी तरह गर्मा गर्मी है जिस तरह इससे पहले छुट्टी से पहले हुआ करती थी। हमारा जो इदारा है, हमारा जो मदरसा है, इसमें हद से ज़्यादा रोल है। तकरीबन 10-1500 तालिबात के इल्म के नूर से आरास्ता हो रही है। आज स्कूल का पहला दिन है, सभी असातिज़ा साहिबान तशरीफ़ आवर हो चुके हैं, अपनी अपनी क्लासों में हैं, इस वक्त क्लासें चल रही हैं और हमें खुशी है कि जो सिलेबस इनकम्प्लीट रह चुका है वो हम कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ है, वो करिकुलर एक्टिविटीज़ है, वो भी इंशाल्लाह उनकी तरफ भी हम भरपूर तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे और इंशाल्लाह जो भी सिलेबस है वो बहुत जल्द मुकम्मल होगा। और छुट्टियों के दौरान भी हमने इस हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप पेज है बच्चों के, उस पर हमने ये इन्फॉर्मेशन डाली है कि यहाँ पे पहले हम फिर गोल्डन टेस्ट लेंगे और इसके फ़ौरन बाद 1 महीना बाद तकरीबन हम गोल्डन टेस्ट भी बच्चों का लेंगे और ताकि पता चले कि बच्चों ने किस कदर इन 10 दिनों में मेहनत की है। या नौपोरा जागीर की औकाफ समिति सहित सोपोर से आए बड़ी संख्या में निवासियों ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। वहीं इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने 12 जुलाई 2022 के आदेश पर आपत्ति जताई और कहा कि जिस तरह नौपोरा में जिला बारामूला और खान शिवान को सोपोर के साथ जोड़ दिया गया है वो सरासर नाइंसाफी है और वह इसके लिए मंजूर नहीं है, क्योंकि नौपोरा जागीर के लोगों को वागूरा क्रीरी बारामूला से ज्यादा करीब है। इसलिए नौपोरा जागीर की औकाफ समिति ने मुख्य चुनाव आयुक्त और एलजी प्रशासन से इस मामले को संज्ञान में लेकर जल्द से जल्द उनकी समस्या को हल करने की मांग की। तो यह डिलिमिटेशन ऑर्डर निकाला है 12 तारीख को इलेक्शन कमिश्नर साहब ने। हम उसको अपील करते हैं कि इसको रिवोक कीजिए। बाकी वसलाम सर। देखिए जो 12 तारीख को पहले जो ऑर्डर आया उसके वो ऑर्डर जो था वो रिलेवेंट बराबर था वागुरा के साथ, और दूसरा ऑर्डर भी था। तीसरा ऑर्डर जो इन्होंने निकाला 12 तारीख को वो बिल्कुल अननेसेसरी, पता नहीं कैसे आया कि क्यों आया कैसे आया। तो 12 तारीख को जो ऑर्डर आया है हमें रखा गया है बारामूला के साथ, और बारामूला और सोपर में एक गाँव को उठाया गया, उसको रखा गया वागुरा के साथ। ये बिल्कुल नामुमकिन है। नौपुरा में 10,000 लोग हैं और 10,000 सोपर में कितने हो गए 20,000, तो 20,000 लोग ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे तब तक जब तक ना ये ऑर्डर रिवोक हो जाएगा। बाकी रही ये जो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स है यहाँ पे है ना, ये नहीं मैं समझो आम इन बुजुर्गों के साथ हूँ। देखे ये जो पॉलिटिकल लीडर्स है बड़े बड़े वादे करते हैं ना, बिल्कुल ये फेक है। ये जो गरीब आदमी सोपर से आया है इनके घरों में पीने के लिए पानी भी नहीं है, और इनके पास जो केस थे आई केस 20-20 हजार रुपए ले गए सोपर में। मुझे एक चीज बताओ, इस बेचारे ने सोना घर में भेजा और वही 20,000 एक थर्ड पर्सन आदमी को दिया। उसने इसको बोला कि मैं आपको आई केस दे दूंगा। इनका पानी पीने के लिए पानी भी नहीं है। मुझे बता कौन सी पॉलिटिकल है। उधमपुर के नगर परिषद के प्रधान डॉक्टर जागेश्वर गुप्ता द्वारा इस्तीफा देने के बाद उधमपुर शहर में राजनीति गरमाई हुई है। वहीं उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया ने नगर परिषद के प्रधान डॉक्टर योगेश पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधान द्वारा शहर को बर्बाद करने के बाद इस्तीफा दे दिया गया वह उधमपुर के लोगों के साथ एक मजाक है। वहीं उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि अगर नगर परिषद के प्रधान अपने कार्यालय में उधमपुर शहर में विकास कार्य करवाने में विफल हुए हैं और आज उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है तो ये साफ दर्शाता है कि वे अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, मगर उन्हें उधमपुर की जनता को जवाब देना ही होगा और इसके तरीके से उन्हें जिम्मेदारी से भागने नहीं दिया जाएगा।
सुबह से खबर चल रही है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर कि आज उधमपुर म्युनिसिपल काउंसिल के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना त्यागपत्र दिया है। तो आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये उधमपुर और पूरे जिला के लिए है, उधमपुर शहर के लिए है और करंट टॉपिक यही आज का यही है, क्योंकि उन्होंने रेजिग्नेशन दिया और उस स्टेज पे रेजिग्नेशन दिया है जब शहर को पूरे तरीके से बर्बाद करने में उनका हाथ रहा है, उनका और उनके भाई का हाथ रहा है। जब उनके भाई यहाँ पे एमएलए बने और फिर मंत्री बने तब से पानी का तबाही और बर्बादी शहर की कर दी। बस जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली एज ए प्रेसिडेंट म्युनिसिपल काउंसिल तो उधमपुर शहर को उखाड़ के रख दिया, एक गड्ढे में तब्दील करके रख दिया। अच्छी भली सड़कें थी, अच्छी भली गलियां थी, उन सभी को उखाड़ के रख दिया। आज उन्होंने पूरे शहर को कचरे के ढेर में तब्दील कर दिया है और आज 4 सालों में सत्ता का सुख भोगने के बाद आप कहते हैं कि हमारी कोई बात सुनता नहीं है। अगर आप पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने ये बात करते तो हम आपके साथ खड़े होते कि भाई आगे एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, लोगों ने चुना है और कुर्सी पे बैठा है, उसकी बात क्यों नहीं सुनते। आज 4 सालों के बाद जब आप आज असेंबली का चुनाव आने जा रहा है और आप अपने भाई के लिए सिंपैथी क्रिएट करना चाहते हो, क्या सिंपैथी से दोबारा असेंबली के इलेक्शन में वोट मिल जाएंगे? नहीं होगा। कोई एक एग्जाम्पल दीजिए, आपने 4 वर्षों में आपके भाई साहब ने 3-4 वर्षों में जो असेंबली का चुनाव लड़ा और जीते, उसमें 3-4 वर्षों में उन्होंने कोई एग्जाम्पल सेट किया उधमपुर के लिए? कोई ऐसे बताएंगे जो 40-50 वर्षों बाद भी उधमपुर में दिखेंगे? वहीं नगर परिषद के प्रधान डॉक्टर जागेश्वर गुप्ता ने इस्तीफा देने के बाद नगर परिषद के सभी लोगों ने रोष देखने को मिला। वहीं नगर परिषद उधमपुर के अलग अलग वार्ड के पार्षदों द्वारा भी अपना रोष व्यक्त किया गया। वहीं इस दौरान कहा गया कि डॉक्टर योगेश्वर गुप्ता को इस्तीफा देना नहीं चाहिए था और वो कुछ वर्ष पहले से ही इस्तीफा दे देते ताकि लोग और पार्षद इस पद पर नियुक्त किए जा सकते और शहर का विकास व शहर की समस्याओं को सही तरीके से निपटारा हो सकता। उन्होंने कहा कि अब प्रधान अपने जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं मगर इसका जवाबदेही देनी ही होगी और उन्हें इस तरह से अपने पद से इस्तीफा देकर भागने नहीं दिया जाएगा। ने इस्तीफा दिया, बहुत अच्छा किया, पर ये इनको बहुत पहले दे देना चाहिए था क्योंकि इनको पता था कि मैं उस कुर्सी के काबिल ही नहीं हूँ और ये इनको 4 साल के बाद याद आया कि मुझे अब इस्तीफा देना है। इसका मतलब इन्होंने हमारे साथ भी खिलवाड़ किया और शहर की जनता के साथ भी खिलवाड़ किया है। एज ए इंडिविजुअल वो बहुत अच्छे हैं, एज ए डॉक्टर मैं कहती हूँ एज ए इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे हैं, बट एज अ प्रेसिडेंट ही इज़ गुड फॉर नथिंग। ऐसा कोई काम करके नहीं दिखाया उन्होंने कि हमें भी लगे कि हम एक अच्छे प्रेसिडेंट के शिप में हम काम कर रहे हैं। जहाँ भी हमें समस्याएं बतानी पड़ी उन्होंने हमेशा पल्ला झाड़ा ही है समस्याओं से, समस्याओं का समाधान करने के लिए कुछ नहीं किया। तो जब प्रेसिडेंट बनता है तो वो उस कुर्सी के साथ जस्टिफाई तो करे। वो गवर्नर से बात नहीं कर सकते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात नहीं कर सकते, वो तो इनफैक्ट डायरेक्टर से बात नहीं कर सकते। और उन्हीं के राज में हमारा 50 लाख रेवेन्यू चला गया, जो 50 लाख लोकल रेवेन्यू था, कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं था क्योंकि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांसफर हो जाता है, वो भी चला गया, उनको वो भी नहीं पता। तो ये जनता को पता होना चाहिए कि कैसे प्रेसिडेंट है जिनको ये नहीं पता है, उनके नाक के नीचे से पैसा भी जा रहा है और उनको पता ही नहीं है। तो अच्छा किया, दे रहे हैं, मैं तो मानती हूँ कि दुरुस्त है, पर ये बहुत पहले कर देना चाहिए था कि कोई काबिल इंसान उस कुर्सी पे बैठ जाता और शहर के साथ कुछ जस्टिफाई कर लेता। पहले दिन से कह रहे थे कि डॉक्टर साहब इस पोस्ट के लिए वो है ही नहीं। एज ए इंडिविजुअल वो एक अच्छे आदमी है, लेकिन बैकडोर एंट्री जिस चोर दरवाजे से वो आए थे आज वो उसी दरवाजे से बाहर चले गए और उधमपुर की जनता ने उन्हें क्लियर कट रिजेक्ट किया था। जब चुनाव के अंदर जब हमारे म्यूनसिपलिटी के जब काउंसिलर के जो चुनाव थे उसमें उन्होंने पूरे शहर में जो अपील की कि मैं यहाँ का प्रेसिडेंट हूँ, मुझे पूरा समर्थन दो, लेकिन उधमपुर की जनता ने क्लियर कट उनको जो रिजेक्ट किया था और 4.5 मैं कहता हूँ कि 4 और 1 जो टाई हुआ, 4.5 काउंसिलर उनके थे। चोर दरवाजे से उन्होंने इस कुर्सी पर बैठ तो गए लेकिन चल एक भी दिन नहीं पाए। आपने देखा होगा कि ये आज की बात नहीं है, आज से 2.5 साल पहले वो 2 बार वो ये अटेम्प्ट कर चुके हैं इस्तीफा देने की, लेकिन पता नहीं किस प्रेशर के चलते वो इस कुर्सी पर चिपके रहे और आज आपके सामने है कि शहर के अंदर जो समस्याओं का अंबार आज जो लग गया 4 साल के बाद। 4 साल से पहले लोग फिर भी खुशहाल थे, उनके इस कुर्सी पे बैठने से पहले पानी भी थोड़ा बहुत ठीक चल रहा था, सफाई व्यवस्था भी ठीक थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हमारे दफ्तर के अंदर ट्रकों के ऊपर जो है वो कचरे के ढेर लगे हैं। शहर के अंदर जगह जगह आप जहाँ भी आप देखोगे वही पहाड़ बने हुए कचरे के, शहर में बदबू ही बदबू है। और हमारी जो देवक नगरी थी जिसको हम एक मंदिरों का शहर कहते थे, आज वो एक कचरे का डस्टबिन बन के रह गई है। ये इन्होंने इस शहर को जो अपनी जो है ये उपलब्धि इन्होंने शहर को दी। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस दिन हमारी यहाँ काउंसिल बनी उसी दिन से लेकर जब पहली मीटिंग शुरू हुई तब से लेकर आज दिन तक उनका जो कार्यकाल रहा है ये पूरे उधमपुर शहर ने देखा है। 6 महीने के बाद जब हमने देखा कि उधमपुर की डेवलपमेंट के लिए या उधमपुर के ये इशू हैं
उसके बारे में डॉक्टर साहब जी प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हमने उन्हें बताया तो वो हमें कहने लगे कि आप लोग हमें यहाँ चलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि प्रेसिडेंट साहब को जिस तरीके से बनाया था, प्रेसिडेंट साहब अपने तरीके से काम नहीं कर रहे थे, उन्हें रिमोट कंट्रोल के तरीके से चलाया जा रहा था, जिसका नतीजा आज आपने यहाँ पर देखा है। लेकिन मैं एक बात साफ और स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आज उन्हें यहाँ से भागने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने शहर को एक बीमारी की तरफ धकेल कर वो यहाँ से भागना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी मिला एक दरिया के बीच कश्ती को छोड़कर भागे तो कितने लोगों की जानें जा सकती हैं। आज उस तरीके का काम यहाँ पर वो कर रहे हैं। तो इसलिए उधमपुर का शहर, उधमपुर की जनता उनसे जो सवाल पूछेगी और आज उनको यहाँ से जाने नहीं देगी। इसके साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर जी, अगर आपने ये काम करना था तो आज से 2 साल पहले करना था, ताकि हम किसी दूसरे आदमी को चांस देते और यहाँ पर जो हमारे शहर की समस्या थी उस पर बात करते। और ये पॉलिटिकल स्टंट है जो सारी उधमपुर की जनता जानती है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन आने वाली है। अगर बीजेपी के प्रेसिडेंट होने के बावजूद आज वो ये कहते हैं कि मेरी सुनाई नहीं जा रही है, तो जो ये लोग कहते थे कि सबका साथ और सबका विकास, उसकी पोल जो है डॉक्टर साहब ने खुद खोल दी है। लाइव वायर खबर अब तक के संग में फिलहाल इतना ही। कल्याण लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।